नमस्कार। साहित्य, संगीत और सिनेमा के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं केशव राय आज आपको न्याय की देवी अहिल्याबाई जी का जो संग्रहालय है और डॉक्टर गणेश शंकर राव जी ने बनवाया है संग्रहालय ये, और वो उनके परम भक्त थे। तो देवी अहिल्याबाई जी के बारे में आपने पढ़ा भी होगा और उनका साहित्य में, पाठ्यक्रम में, सभी जगह जो न्याय, धर्म और मानव सेवा, दान, इस तरह में उनका एक अलग ही न्यायप्रिय के नाम से जानी जाती हैं। और मानव सेवा जो अद्भुत है उन्होंने जो की है वो समाज और देश में बहुत ही अद्भुत है, जो दूसरा कोई हमको उसका उदाहरण नहीं मिलता है। भक्ति में शिव भक्त, परम शिव भक्त हैं। हम जब भी इंदौर एयरपोर्ट उतरते हैं तो जब माँ देवी अहिल्याबाई जी की जो प्रतिमा लगी है एयरपोर्ट पर, हम पूरा उनको नमन करते हैं। तो आज ये अब हम उनके जो संग्रहालय में हैं उन्हीं के लड़के हैं सुनील मतकर जी, उनसे बातचीत करेंगे। वो हमारे खास मेहमान हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको माँ अहिल्याबाई जी के कुछ शब्द हैं। सत्ता और सामर्थ्य के बल पर मैं जो भी कुछ कर रही हूँ उसका जवाब मुझे ईश्वर को देना ही होगा। बताइए कितनी ईमानदारी से उन्होंने बात कही और उसको निभाया भी है। तो हम बात करते हैं सुनील मतकर जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आप पहले तो पिताजी जो बचपन से देवी अहिल्याबाई जी के भक्त रहे हैं, उनकी पूजा करते रहे, उन पर साहित्य और उन पर बहुत काम किया, तो पिताजी के बारे में कैसे शुरुआत हुई देवी माँ की सेवा करना? देखिए, बेसिकली मेरे पिताजी डॉक्टर गणेश शंकर राव मतकर, इन्होंने देवी अहिल्याबाई होलकर और होलकरों के 220 वर्षों के इतिहास पर आधारित साहित्यिक, सांस्कृतिक और वाङ्मयीन अभ्यास का चिकित्सक अभ्यास करके उस पर पीएचडी किया है। बेसिकली हम लोग जो है महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। महाराष्ट्र से पिताजी यहाँ इंदौर आए, शिक्षा दीक्षा यहाँ ली, और शिक्षा लेते समय ही, बचपन में ही शिक्षा लेते समय, चूँकि इंदौर का एक पुरातन एरिया है मोती तबेला, वहाँ पर हम लोग रहा करते थे। मेरे दादाजी और दादी वगैरह सब, और पिताजी, भाई बहन सब वहीं रहा करते थे। और नज़दीकी वहाँ स्कूल था, पंढरीनाथ मंदिर के पास में एक स्कूल था, जो होलकर कालीन राज्य में ही पिताजी ने जो है अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। और स्कूल के जीवन से ही पिताजी को अहिल्याबाई के चरित्र का ऐसा कुछ लगाव लगा कि बड़े होकर 1956 में उन्होंने देवी अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर ही पहला नाटक तैयार किया। और पहला नाटक देवी अहिल्याबाई होलकर ने जो महेश्वर को अपनी राजधानी के रूप में प्रस्तापित किया था, वहाँ पर जाकर पहला नाटक वहाँ अभिनीत किया। और इसकी लगन उन्हें वहाँ से लगी कि महेश्वर में माँ अहिल्याबाई का जन्मदिवस जो 31 मई को आता है, 31 मई को बड़े ज़ोर शोर से मातोश्री का जन्मदिन वहाँ मनाया जाता था। उसी जन्मदिवस के अवसर पर पिताजी को वहाँ नाटक करने का अवसर प्राप्त हुआ। और पता नहीं महेश्वर का किला और महेश्वर के घाट से पिताजी का इतना मोह रहा कि उन्होंने अहिल्या नाट्य मंडल नाम की एक संस्था स्थापित करी। और अहिल्याबाई के जीवन पर आधारित सारे पहलुओं का अध्ययन करते हुए उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है अहिल्यामयी करते हुए, अहिल्या की भक्ति करते हुए उन्होंने अपने जीवन के 79 वर्ष पूरे उसमें बिताए। उसमें उन्होंने माँ अहिल्या के ऊपर पीएचडी भी करी। और इंदौर में होलकर कालीन इतिहास को जानने वाले पत्रकारिता में, प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पिताजी को जो है चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता था। होलकर शासन से संबंधित सारी जानकारियां उन्हें मुंह जबानी याद थी। होलकरों ने 220 वर्षों का शासन किया, अहिल्याबाई से लेकर तो यशवंतराव होलकर तृतीय तक। उन्होंने 220 वर्षों के शासन में जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां आए हैं, और हर राजा का शासनकाल जो है पिताजी को मुंह जबानी याद था। और नाटक की रुचि होने की वजह से पिताजी ने रिटायर्ड होने के बाद, आप जहां यहाँ बैठे हैं, यहाँ पिताजी ने हमारे घर पर ही सुदामा नगर में एक देवी अहिल्या मिनी थिएटर बनाया। एक 17x12 का उसमें स्टेज है, ग्रीन रूम है, और करीब 70-75 लोग भारतीय बैठक पद्धति से बैठ सके, इतना बड़ा हॉल हमें बना के दिया, जिसमें हम लोग नाटक की रिहर्सल भी किया करते हैं। और
मोस्टली साल भर में एक बार पिताजी 2013 में नहीं रहे, लेकिन उसके बाद उनकी परंपरा को जीवित रखते हुए अहिल्या नाट्य मंडल, देवी अहिल्याबाई होलकर का 31 मई को मनाया जाने वाला जन्मोत्सव और सारी गतिविधियां आज भी मैं, मेरा परिवार और मेरे अहिल्या नाट्य मंडल के परिवार के मेरे सभी 40 से 45 युवक युवतियाँ जो साथी हैं, वो सब लोग सतत निरंतर हम लोग जारी रखे। देवी अहिल्याबाई जी पर पिताजी ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर पहला नाटक बनाया, उसके पहले किसी ने इस तरह का प्रयास नहीं किया? इंदौर में तो नहीं किया था किसी ने। लिखित स्वरूप में बहुत नाटक मिले। जब पिताजी ने थीसिस के लिए शोध करना चालू किया, तो शोध में उनको इंदौर के ही लेखकों पर लिखे हुए अहिल्याबाई के जीवन पर आधारित नाटक मिले, लेकिन वो मंच पर अभिनीत नहीं हो पाए। मंचित नहीं हुए। तो कितने उसमें पिताजी ने निर्देशन भी किया, अभिनय भी किया, कितने कलाकार थे उसमें? पहला जो उन्होंने नाटक किया उसमें 13 पात्र थे, जो उसमें देवी अहिल्याबाई के जीवन पर आधारित छोटी छोटी घटनाएं लेकर उसको अभिनीत किया। चूँकि अहिल्याबाई के जीवन का जो काल है वो बाल्यकाल से लेकर तो उनके अवसान तक का पूरा एक बहुत संघर्षमय काल रहा है। तो एक ही संघर्षमय काल एक 2.5 घंटे या 3 घंटे के नाटक में बताना बहुत कठिन हो जाता है। तो पिताजी चुनिंदा विषय लेकर हर बार अलग नाटक किया करते थे। क्या उसका असर, किस तरह की प्रतिक्रिया रही समाज में, देश में वो नाटक को देखकर? उसका असर ये हुआ कि पिताजी को चूंकि अहिल्या भक्ति करते करते उन्होंने जब रिसर्च किया और बच्चों को अहिल्याबाई के जीवन से प्रेरित करना जब उन्होंने चालू किया, तो पिताजी को उस समय मतलब 1974 में ऐसा लगा कि क्यों नहीं अहिल्याबाई के जीवन पर पुराने चित्र और उनके जीवन की जीवनी थोड़ी थोड़ी लिखकर जो है चित्र रूप में प्रदर्शित की जाए। तो ऐसे 78 फलक उन्होंने बनाए। शुरू में जब उन्होंने फलक बनाए तो पेंटर से पेंट करके, कार्ड शीट पे पेंट करके, और जो पुराने चित्र थे वो चित्र पुराने पेंटर से बनवा के ऐसे फलक उन्होंने इंदौर में अलग अलग जगह चित्र प्रदर्शनी लगा के, और चित्र प्रदर्शनी के साथ ही एकल नाट्य अभिनय हमारे समूह की अर्चना घुलप जो आजकल अमेरिका में स्थायिक है, वो उस समय एक पात्री अभिनय करती थी। उसने करीब 125 प्रयोग आज तक अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित 125 प्रयोग एकल अभिनय के रूप में किए हुए हैं। ऐसी बहुत सारी बच्चियां हैं, पायल शर्मा है, हेमांगी भगत है, रूपाली दुबे है, रूही गंधे है, ऐसी सारी बच्चियां एकल अभिनय करती थी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि धीरे धीरे जब इसकी प्रसिद्धि इंदौर के बाहर पिताजी जाने लगे, तो जहाँ जहाँ माँ साहब ने अपने सेवा कार्य किए हुए हैं, वहाँ सब जगह पिताजी ने प्रदर्शनी लगा के देवी अहिल्याबाई के जीवन पर लोगों को उनकी घटनाएं बताकर उनको प्रेरित किया। और महाराष्ट्र में तो करीब करीब 122 अलग अलग जगह जाकर पापा ने प्रदर्शनी लगा के उसको जीवित किया। तो चूंकि अहिल्याबाई अहमदनगर के पास में चौंडी गांव में उनका जन्म हुआ है, और उनका कार्यभाग जो रहा वो मालवा और पूरा भारत रहा, लेकिन महाराष्ट्र के ही बहुत कम लोग अहिल्याबाई को जाना करते थे। बात में 1974-75 की बात कर रहा हूँ कि 74-75 में देवी अहिल्याबाई माँ साहब को महाराष्ट्र के ही लोग, बहुत कम लोग जाना करते थे। मुंबई में भी बीटी में उनका बड़ा योगदान है। चर्च गेट के ऊपर माँ साहब का स्टैचू लगा तो ये हुआ है। आर्थिक रूप से जो इनकी भक्ति यात्रा उनके लिए इतना किया उन्होंने पिताजी ने, तो आर्थिक रूप से कहीं सहयोग होता है या स्वयं का पैसा लगा? नहीं, पिताजी चूंकि अहिल्या भक्त थे और मतलब जब तक जीवित रहे तब तक उन्होंने अपने स्वयं के खर्च से ये सारी चीज़ें की हुई हैं। इसी वजह से महाराष्ट्र में पिताजी को कहा जाता है कि डॉक्टर गणेश शंकर मतकर ने महाराष्ट्र की अहिल्या को वापस महाराष्ट्र में पहुंचाया। चूंकि लोग जानते ही नहीं थे, भूल गए थे। तो अब जाकर महाराष्ट्र में 1974-75 से माँ साहब की का जन्म दिवस, माँ साहब की पुण्यतिथि और सारी बातें अब उत्सव के रूप में मनाए जाने लगे। और माँ साहब ने जगह जगह जहाँ पे कुएं, बावड़ियाँ, धर्मशालाएं महाराष्ट्र में बनाई हैं, उनका जीर्णोद्धार होना अब चालू हो गया है। ओह,
ये सब देखकर? हाँ, ये सारी चीजें देखकर। पुस्तकें भी लिखी हैं पिताजी ने? पिताजी ने होलकर राज्यकर्ताओं का इतिहास इस नाम से पुस्तक भी लिखी है। पिताजी की रहते समय, चूंकि ये सारे काम इंदौर के बाहर जाना, नाटक करना, अहिल्याबाई के बारे में लोगों को जानकारियां देना, चूंकि पेशे से शिक्षक थे और हम 6 भाई बहनों का परिवार उन्हें चलाना था, तो आर्थिक रूप से इतने सुदृढ़ नहीं होने की वजह से पिताजी ने की जो थीसिस लिखी है वो पूरे 1200 पेज की थीसिस है। उस 1200 पेज की थीसिस को उनको प्रकाशित करने के लिए उन्हें काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ी और बहुत कोशिश करते रहे कि मैं इसको प्रकाशित करके लोगों के हाथ में पहुंचाऊं। इसके पहले पिताजी ने छोटे छोटे स्वरूप में अहिल्याबाई के ऊपर करीब 14 किताबें लिखी हुई हैं। वो सारी 14 किताबें पिताजी ने जो है लोगों को, हर बार जब भी किताब प्रिंट होती थी 1000 प्रति प्रिंट होती थी। मेरा विवाद पिताजी से यही होता था कि पापा आपके सेविंग में से इस बुक को प्रिंट करके और आप लोगों को देते हो, तो लोगों से कम उसकी कीमत तो लो। नहीं तो कोई आगे तो आया होगा? हाँ। सरकार या लोग या संस्थाएं? नहीं, देखिए आगे नहीं आया। देखिए इस प्रकार की बातों में सिर्फ महारानी उषा देवी जी, महारानी उषा देवी ने जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन और ज़्यादा से ज़्यादा सहकार्य पिताजी को किया है देवी अहिल्या शैक्षणिक ट्रस्ट के माध्यम से। इसके अलावा और न कभी शासन से पापा ने कभी मदद ली, न कभी आर्थिक रूप से किसी से भी किसी प्रकार की कोई मदद नहीं, ना कोई ने पहल की, ना किसी ने पहल की। फिर पापा के जाने के बाद में मेरी भी जिद थी और मेरे छोटा भाई विपिन मतकर, उसकी भी जिद थी कि पापा पीछे लगे थे। चूँकि 25 सितंबर को पापा 2013 को पापा का निधन हुआ। उसके पहले पापा के एक मित्र हैं मुंबई में, डॉक्टर देवीदास जी पोटे, तो उन दोनों के साथ में कोऑर्डिनेशन करके, वो चूंकि किताब मराठी में थी, थीसिस मराठी में लिखा है, तो मराठी में लिखी हुई उस थीसिस को प्रकाशित करने का काम उन्होंने चालू कर दिया था। और पापा जाने के बाद में पोटे अंकल जब मुंबई से इंदौर आए हमसे मिलने, तो उन्होंने हमको बताया कि सुनील ये 140 पेज की प्रूफ रीडिंग दादा कर चुके थे और ये अब काम अधूरा रखना है या पूरा करना है। तो मैंने और मेरे भाई विपिन ने तत्काल उन्हें कहा कि नहीं, पापा का कोई सा भी काम बंद नहीं होगा, चाहे कितनी भी आर्थिक परेशानी आए। उन्होंने भी ये सारी आर्थिक परेशानियां झेल के हमें इतना सक्षम तो कर दिया है कि हम उसमें कुछ कर सके, थोड़ा बहुत एक क्षण मात्र क्यों ना हो, हम पितृ ऋण तो फेर सकेंगे। तो मैंने और मेरे भाई ने मिलकर उस 1200 पेज की पुस्तक को 600 पेज में हमने प्रिंट किया। और बड़ी खुशी के साथ कहना चाहूँगा कि इंदौर की अंतिम महारानी उषा देवी मल्होत्रा, जो मुंबई में रहती हैं, उन्होंने उस पुस्तक का विमोचन करने के लिए हमें अपना समय दिया और मुंबई में ही मुलुंड में महाराष्ट्र सेवा सदन में हमने उस पुस्तक का विमोचन किया, प्रकाशन किया। महारानी साहब और आदरणीय सतीश चंद्र जी मल्होत्रा, जो होलकर राजवंश के दामाद हैं, उन्होंने हमें करीब 6 घंटे का उस समय देके और सारी जानकारी व्यवस्थित हमसे प्राप्त की और उस पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए हमें मदद करी। होलकर परिवार का, होलकर परिवार शुरू से वो इस बात को ध्यान में रख रहे हैं कि पापा जी ने बहुत काम किया और उस परंपरा को आप भी आगे बढ़ाते जा रहे हैं। होलकर राज परिवार के वर्तमान में जितने भी लोग हैं, सारे लोग यहाँ इस संग्रहालय में आ चुके हैं। अच्छा। इस संग्रहालय का उद्घाटन आदरणीय महारानी उषा राजे ने के माध्यम से किया। सतीश चंद्र मल्होत्रा भी उस समय यहाँ आए थे। उस समय के ट्रस्ट के सेक्रेटरी आदरणीय कैलाश चंद्र तिवारी जी, वो भी यहाँ आए थे। उन्होंने 2001 में इस संग्रहालय का यहाँ पर उद्घाटन किया था। इस संग्रहालय में क्या क्या है? अभी तो कोरोना काल में थोड़ा अव्यवस्थित है, लेकिन क्या क्या है? अगर 5-7 हज़ार पुस्तकें हैं तो क्या क्या है? थीसिस के समय देखिए कि पिताजी चूंकि जिस प्रकार से पत्रकारिता जगत में पिताजी होलकरों के इतिहासकार के रूप में जाने जाते थे, और बड़े गर्व के साथ और खुशी के साथ कहना चाहूँगा कि इंदौर में जितने भी रद्दी के मुख्य विक्रेताएं हैं, उन विक्रेताओं के पास में पिताजी का मोबाइल नंबर था।
और जब भी कभी होलकर कालीन कोई किताब या होलकर कालीन कोई फोटो या ऐसी कोई महत्वपूर्ण पुस्तक रद्दी में किसी व्यक्ति द्वारा बेच दी जाती थी, तो वो रद्दी वाला फ़ोन करके पिताजी को कहता था कि गुरुजी एक ऐसी किताब आई है जो होलकरों से संबंधित हमको लगती है, हमें तो समझता नहीं क्या चीज़ है, आप आके देख लो। पिताजी जाके देखते थे। देखने के बाद में उस पर वो 1850 या 1856 18वीं सदी की या 19वीं सदी की प्रकाशित किताब हुआ करती थी। उस पर कीमत लिखी होती थी 1 आना, लेकिन रद्दी वाला कहता था गुरुजी मैं 300 रुपये लूंगा। पिताजी उससे कहते थे कि तेरे लिए भले ही रद्दी है, मेरे लिए सोना है, मैं इस सोने की कीमत तुझे 300 रुपये दूंगा। वो 300 रुपये दे के उस किताब को लेके आते थे। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी किताबें संग्रहित करके करीब करीब होलकर शासन से संबंधित सारी जानकारी एकत्रित करके पिताजी ने करीब 4-4.5 हज़ार बुक्स जो है कलेक्ट की हुई है। कुछ बुक्स उनको जो नहीं मिली, कुछ आप जानते हैं कि किताबों का संग्रह करने वाला व्यक्ति जो होता है वो बहुत किताबों को बहुत हिफाजत से रखता है, जान से प्यारा रखता है। तो कुछ लोग जो है पिताजी कहते थे कि नहीं, ये अब आपके पास में एक बुक है, आपको इसका उपयोग नहीं है, आप मुझे दे दीजिए। तो लोग नहीं देते थे, तो पिताजी उसकी फ़ोटोकॉपी करके लाते थे। तो फोटोकॉपी भी करके, और इस मामले में नवीन फ़ोटोकॉपी जो इंदौर का एक करीब करीब आप ये मानिए कि जब फोटोकॉपी इंट्रोड्यूस हुई तो इंदौर में नवीन फ़ोटोकॉपी ने फ़ोटोकॉपी को इंट्रोड्यूस किया। तो वहाँ पर पिताजी की रिटायर्ड होने के बाद वहाँ रोज़ की बैठक हुआ करती थी, और रोज़ करीब करीब 2 या 3 किताबों की फ़ोटोकॉपी वहाँ हुआ करती थी। और पिताजी का वहाँ मतलब एक उधारी खाता ही चलता था कि जो महीना भर पूरा फोटोकॉपी करने के बाद में तनख्वाह मिलने के बाद में उसको चुकाई जाती थी। ये जो सुनने में आता है, सच क्या है तो आप ही बताएंगे कि इन्होंने इनके लड़कों को न्याय के लिए कुछ हाथी वगैरह का कुछ है कि सब? नहीं, ये देखिए, ये पूरी तरह से एक किंवदंती है। अच्छा। कि उस समय भी ऐसी किंवदंतियों की प्रथा प्रचलित थी कि अपने राजा के सम्मान के प्रति ऐसी कुछ कहानियां गढ़ दी जाए ताकि उस राजा का जनसामान्य में जीवन एकदम ऊंचा लगे। वस्तुतः क्या है कि मातोश्री को एक बेटा और एक बेटी थी। बेटा जो था मालेराव होलकर और बेटी मुक्ताबाई होलकर। बेटा चूंकि मल्हारराव होलकर, मैं थोड़ा विषय को थोड़ा और आगे ले जाते हुए होलकरों के इतिहास के तरफ हम जाना चाहेंगे। तो होलकरों का इतिहास जो हमारा चालू होता है वो मल्हारराव होलकर जो है इतिहास पुरुष रहे हैं, मालवाधिपति रहे हैं। चूँकि मल्हारराव होलकर होड़ मुरुम गांव के महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था। मल्हारराव होलकर का जन्म होने के बाद में आपस में भाई बंधों के व्यवहार या कहें कि परंपरागत रूप से जो भौबंदकी जिसको मराठी में कहते हैं, आपस में जमीन जायदाद के झगड़ों की वजह से वो अपने कुटुंब के साथ नहीं रह सके। और मल्हारराव होलकर जब 3 वर्ष के थे तो ही तभी उनके पिताजी का निधन हो गया था। तो मल्हारराव होलकर की माता जो भोजराज बारगल जागीरदार थे, उनकी बहन थी। तो उनकी बहन जो है अपने मल्हार को लेकर तड़ोदा गांव में चली गई। और ये सत्य घटना ये हुई कि मल्हारराव होलकर चूँकि धनगर कम्युनिटी से माने जाते थे, और धनगर कम्युनिटी जो है मेषपाल कहलाती है, भेड़ पालने का मुख्य धंधा हुआ करता था। तो भेड़े लेकर एक बार जब जंगल में गए तो जंगल में भेड़ों को चरता हुआ छोड़ के एक बड़े से पेड़ के नीचे जब सोए थे तो एक बड़ा सा नाग उनके पास में आकर सोए हुए बालक मल्हार के मुख के ऊपर अपना फन निकाल के खड़ा हो जाता है, मानो उस बालक को धूप लग रही है और उस धूप से बचाना चाहता है, ऐसी आकृति बनी। ये दृश्य गांव के लोगों ने देखा। जब गांव के लोगों ने देखा तो मल्हारराव होलकर की माता के पास में दौड़ के वो गए और उन्होंने बताया। वो माता दौड़ के आई, उन्होंने देखा कि अरे बाप रे, मेरे मल्हार के सर के ऊपर एक नाग ने फंड निकाल के रखा हुआ है, अब मेरा बेटा बचेगा नहीं। वो चिल्लाने लगी और थोड़ी देर बाद में वो नाग महाराज जो है चले जाते हैं। ये घटना जब एक ज्योतिषी को बताई गई
तो उन्होंने इस घटना के ऊपर से ये कहा कि ये मल्हार कोई सामान्य बालक नहीं है, ये आगे जाकर बहुत बड़ा राजा बनेगा। अब मल्हारराव होलकर के मामा जो जागीरदार थे, 100 घोड़ों की मनसबदारी उनके पास में थी, तो उन्होंने अपने भांजे को मेषपाल का धंधा छोड़कर, भेड़ों को चराने का धंधा छोड़कर जो है युद्ध नीति सीखने के लिए उन्होंने तैयार करना चालू करा। तब मल्हारराव होलकर 16-17 वर्ष के थे। जब 16-17 वर्ष के थे तो उस समय मल्हारराव होलकर जब थोड़े बहुत निपुण हुए तो सरदार कदम बांडे जिन थे पेशवाओं के मातहत, तो सरदार कदम बांडे की 25 घुड़सवारी की सेना में उन्हें सेना का मुख्य बनाया गया कदम बांडे के द्वारा। अब कदम बांडे सरकार के पास में जो है निजाम के 100 सैनिकों से लड़ने की एक बार नौबत आई, तो निजाम ने ये स्ट्रेटेजी तय करी कि पहले अपन 50 सैनिक भेजते हैं, ये 25 मराठे क्या कर लेंगे। तो 50 सैनिकों के साथ में आमने सामने जब युद्ध होता है और ये सिर्फ 10 सैनिक बचे रहते हैं मल्हारराव के पास में और ये 15 ही भेजते हैं 25 में से भी। तो जब ये देखते हैं कि मराठा सेना थोड़े से कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो मल्हारराव होलकर को अचानक बुद्धि हुई कि हम 10 ही हैं और हमारे 15 सैनिक उन 50 सैनिकों से लड़ रहे हैं, तो क्यों नहीं हम इन थके हुए सैनिकों के साथ युद्ध करने के बजाय जो पीछे 50 सैनिक बचे हुए हैं उन सैनिकों पर अचानक हमला करें। और इन 10 सैनिकों ने मल्हारराव होलकर की योजना के तहत इन 10 सैनिकों ने उन 50 सैनिकों को मार डाला। और पीछे से वापस जब आ रहे थे तो इनके 50 सैनिक जो सैनिक लड़ रहे थे उसमें से 10 या 12 सैनिक बचे थे, तो इन सब लोगों ने मिलके उन सैनिकों पर हमला करके उनको नेस्तनाबूद किया। तो इस ढंग से मल्हारराव होलकर ने अपनी पहली युद्ध विजय स्वयं के पराक्रम पे जब करी तो कदम बांडे को ये बात मालूम पड़ी और ये बात पेशवा के दरबार में गई। तो पेशवा के दरबार में जाने के बाद में पेशवा ने उनसे कहा कि नहीं, तुम कदम बांडे के पास में नहीं रहोगे, तुम्हें मैं और दूसरी जगह देता हूँ। तो उन्होंने पेशवा के पास भेजा। अब जब पेशवा के पास जाने के बाद में क्या हुआ कि सेना बड़ी हो गई, एक 500 घुड़सवारों के मनसबदार बने। जब 500 घुड़सवारों के मनसबदार बने तो उन्होंने पेशवा से कहा कि भाई मुझे युद्ध में लड़ने दो, मुझे बार बार युद्ध में जाने दो, क्योंकि मैं इन 500 घुड़सवारों को, इन सैनिकों को लेकर अगर युद्ध नहीं लड़ूंगा, युद्ध का अभ्यास नहीं करूंगा, तो ये सिर्फ सुबह उठना, खाना पीना और सो जाना, फिर शाम को उठना, खाना पीना, सो जाना, थोड़ा बहुत युद्ध अभ्यास करना, इसमें ये लोग पारंगत नहीं हो पाएंगे। तो मुझे युद्ध में लड़ना है। तो पेशवा ने जो है बड़वानी महाराज के पास में भेजा, चूँकि ये जो एरिया मालवा और निमाड़ का एरिया था, ये करीब 1728 में यहाँ आए। पिताजी ने पहला नाटक किया था, उसी परंपरा को आपने आगे बढ़ाया और आपने भी एक नाटक निर्देशित किया है देवी माँ पर। वो कितना अलग था और उसमें क्या था? नहीं, नाटक तो लिखा पिताजी का ही था, नो डाउट, क्योंकि वही नाटक था जो आपने नाटक वही था, पिताजी का ही लिखा हुआ था, लेकिन उसमें से चुनिंदा घटनाएं मैंने ली थी। उन सारी घटनाओं को लेके, चूंकि पिताजी के समय का जो काम था, एक प्रोसिनियम थिएटर के लिए नाटक करते थे। तो प्रोसिनियम थिएटर एक होता है कि अपन 30-35 से ज़्यादा आर्टिस्ट अपन स्टेज के ऊपर ले नहीं सकते, चूंकि हम लोग व्यावसायिक नाट्यकर्म नहीं करते, इसलिए जो जैसा समय, जो कलाकार जैसा समय देता है वैसा समय देके हम लोग रिहर्सल करा। अच्छा, मुंबई से जब एयरपोर्ट जब लैंड करते हैं तो कई बार हमारे साथ एक्टर डायरेक्टर्स रहते हैं, जब हम नमन करते हैं देवी माँ को, तो उस समय कई लोग पूछते हैं यार ये देवी माँ पे अहिल्याबाई जी पे फिल्म बनना चाहिए, स्क्रिप्ट किसके पास होगी, ऐसी कुछ बातचीत चलती। कई बार किसी ने कहा भी कि वो राइटर हो सकता है, आपका भी नाम आया हो बीच में। तो इस तरह के कुछ फिल्में या कुछ ऐसा हुआ है अभी तक बनी है? नहीं, फिल्म बनाने के लिए पिताजी के पास में कई लोग आए, उन लोगों को पिताजी ने कई एस्पेक्ट्स दिए। उसमें से कुछ मेरे पास में है कि पिताजी ने मुख्य रूप से कुल देवी माँ की पूरे जीवन पर, मतलब आप ये कहें कि
25 में 31 मई 1725 को मातोश्री का जन्म हुआ और 1795 13 अगस्त 1795 में मातोश्री का अवसान हुआ। इस करीब 70 वर्ष के कार्यकाल में मातोश्री के जीवन की करीब 71 घटनाएं पिताजी ने निकाल के रखी। अच्छा, अलग अलग घटनाएं, और सारी घटनाएं, अब आप ये देखिए कि 1767 से मातोश्री ने अपना राज्य कारभार चालू किया, 1767 से 1795 तक। 1767 से 1795 के बीच में आप ये देखिए कि मातोश्री के अपने ही आप्त स्वकीय, मतलब अपने ही परिवार के करीब 26 लोगों की मृत्यु को मातोश्री ने देखा। मतलब उन सब का दुख उन्होंने सहन किया। उसमें उनके सास, ससुर, बेटा, बेटी, दामाद, काका, काकी, ये सारे तो इन पर फिल्म बनी है क्या अभी तक देवी अहिल्याबाई पर? जयू पटवर्धन और नचिकेत पटवर्धन और सदाशिव अमरापुरकर और शबाना आजमी, इन लोगों ने एक अहिल्याबाई करके एक फिल्म बनाई है, डॉक्यूमेंट्री, मतलब एक फीचर फिल्म ही बनी है। अच्छा, 2 घंटे की। और एक ये अपने इन्होंने गाई कोमकली जी ने गाना गाया था, वो फिल्म में या एल्बम में है? नहीं, वो तो एल्बम में है, वो एल्बम में है। तो इस तरह के और निर्माता निर्देशक आपसे संपर्क करते हैं? हाँ, पिताजी से संपर्क करते थे। अभी हाल ही में मुंबई के दिलीप भोसले जी, जो फिल्म डायरेक्टर है मराठी के, वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं। मैं दिलीप भोसले, डॉक्टर देवीदास पोटे और डॉक्टर केड़े, डॉक्टर मुरहरी केड़े, हम 4 लोग इस पर स्क्रिप्ट के लिए हम लोग रिसर्च कर रहे थे। 8 मार्च को हम लोगों की पहली मीटिंग मुंबई में हो चुकी है। अच्छा। और उसके लिए एक मराठी फिल्म बनाने के लिए बाड़ा साहब थोरात करके हैं, वो इस पर फिल्म बनाने के लिए प्रोड्यूसर हैं इसके। तो हम लोग उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन ये कोरोना काल में हम लोगों का संपर्क अभी टूट चुका है। अच्छा, देवी माँ के नाम से कोई सरकार कुछ अवार्ड वगैरह ऐसा कुछ देती है? देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम से मध्य प्रदेश शासन का एक पुरस्कार है। अच्छा। और हम लोग जो है 31 मई को मातोश्री का जन्मदिवस मनाते हैं। तो पिछले पिताजी के निधन के पश्चात पिताजी ने 60 वर्षों तक अपने स्वयं के खर्चे से 31 मई को हर साल जन्मोत्सव मनाते थे जी। तो पिछले 4 वर्षों से मैंने आदरणीय दीदी उषा ठाकुर जी को साथ में हमारे साथ में है, हमारी अहिल्या जन्मोत्सव समिति की उषा दीदी संरक्षक मंत्री हैं, संरक्षक हैं, और अभी वर्तमान में वो सांस्कृतिक मंत्री हैं। तो वो हमारी संरक्षक हैं। तो उनको जैसे ही साथ में लिया तो उनका कहना है था कि सुनील भैया, अपन देखो, बोले शासन जो है मध्य प्रदेश स्तर के ऊपर पुरस्कार देता है, और क्यों नहीं हम ऐसा करें कि इंदौर के किसी व्यक्ति को पुरस्कार दे जो माँ को समर्पित है और माँ के जीवन के मूल्यों पर काम कर रहा है। तो हम लोगों ने पिछले 4 वर्षों से ये पुरस्कार देना चालू किया। देवी अहिल्या नगर गौरव पुरस्कार उसका नाम है। 31 मई को होता है। हम हर साल 31 मई को हम पुरस्कार देते हैं। 1,01,111 रुपये का हम लोग पुरस्कार देते हैं। वो महिलाओं को ही होता है? नहीं, महिलाओं को नहीं। जो भी व्यक्ति सामाजिक और साहित्यिक सांस्कृतिक क्षेत्र में माँ अहिल्या के जीवन के आदर्शों के ऊपर चलता है, ऐसे व्यक्ति को। तो पहला पुरस्कार हमने दिया था डॉक्टर दीपक खरे सर को, जो निःशुल्क रूप से आईआईटी और मतलब उस समय तो पीईटी और पीएमटी वगैरह ये चीज़ें हुआ करती थी। तो पीईटी और पीएमटी में वो निःशुल्क गरीब बच्चों को निःशुल्क रूप से पढ़ाकर उनको डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की पहल करते हैं। तो ऐसे पहले शिक्षाविद हमने डॉक्टर दीपक खरे सर को दिया। दूसरा पुरस्कार हमने जो है कृष्ण कुमार जी अष्टाना साहब को दिया, जो बाल साहित्य के लिए बहुत जीवटता से जुटे हुए हैं। तीसरा पुरस्कार हमने कोकजे गुरुजी को दिया, जो धार्मिक क्षेत्र से आते हैं। और कोकजे गुरुजी के बारे में एक मतलब वो भी माँ अहिल्या के जीवन के आदर्श के ऊपर चलने वाले व्यक्ति हैं। तो उनका एक इतना अच्छा मूवमेंट हम लोगों को लगा कि जितने भी इंदौर में रिक्शा चालक हैं, उन सारे रिक्शा चालकों
को उन्होंने प्रेशराइज करके 20 रुपये रोज उनके पास में जमा करने का है। और ये जो राशि फिर जमा होती है तो वो हर महीने उसकी 600 रुपये राशि हो जाती है, तो 600 रुपये वो उसके बैंक में जमा करते हैं। उन्होंने हर एक रिक्शा चालक का एक बैंक अकाउंट खोल के रखा है, उनकी सारी पासबुकें कोकजे गुरुजी के पास में है। चलिए साहब, धन्यवाद आपको। तो इस तरह से आपने श्री अहिल्या नाट्य मंडल के निदेशक सुनील जी को आपने सुना, और निश्चित रूप से हमारी पूजनी देवी माँ अहिल्या जी की हम अब तक पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में भी जो आप फिल्म लिख रहे हैं उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर, तो बहुत ही पसंद की जाएगी, प्रेरणादायी रहेगी, और उससे हमको आदर्श और ज्ञान प्राप्त होगा। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।